कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, नशा ये मेरे हिंदुस्तान का है। जी हाँ दोस्तों, आज जुलाई 26 2022 को पूरा देश करगिल विजय दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 1999 में हमारे जाबाजों ने करगिल NH1 के पास जब पाकिस्तानी घुसपैठियों ने हमारी सीमा के अंदर घुसने की कोशिश की थी, तब 2 महीने तक लगातार उनके साथ युद्ध लड़ा और इस युद्ध में 527 जाबाजों ने अपनी जान गंवा दी थी, देश के लिए शहीद हो गए थे और 1500 से अधिक जाबाज सैनिक घायल भी हुए थे। लेकिन उनका जोश और जज्बा फिर भी कम नहीं हुआ। आज भी पूरे देश में भूतपूर्व सैनिक जगह जगह पर हैं और अपनी उस विजय गाथा को समय समय पर सुनाते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अलीगढ़ के ECHS पॉलीक्लिनिक जाया जाए, जहां पर कि भूतपूर्व सैनिकों का मुफ्त इलाज किया जाता है। तो आइए हम सुनते हैं उन जाबाजों की कहानी, उन्हीं की जुबानी। तो चलिए आज बात करते हैं ECHS पॉलीक्लिनिक के प्रभारी राजीव वाशने जी से, जो एक्स सर्विसमैन हैं और यहाँ पर अलीगढ़ में एक पॉलीक्लिनिक के प्रभारी हैं। सर ये बताइए, ये कब से खुला है या आप यहाँ पर कब से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज उनको क्या क्या दी जाती है? मैडम, ये ECHS सुविधा 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू की थी और ये पॉलीक्लिनिक को खुले हुए करीब 16-17 साल हुए हैं और मैं पिछले 5 सालों से यहाँ पर। इस पॉलीक्लिनिक में हमारे पास 2 डॉक्टर्स हैं, एक लेडी डॉक्टर है और डेंटल डॉक्टर है, एक्सरे और लेबोरेटरी की फैसिलिटीज़ हैं और हम ECG भी करते हैं, मेडिसिन डिस्पेंस करते हैं। जो क्रोनिक पेशेंट्स होते हैं उनको मंथली मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है, वो सब हम यहाँ डिस्पेंस करते हैं। सर आपके बच्चे भी आर्मी में ही हैं, तो बताइए कि वो इस वक्त किस पोस्ट पर हैं? मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर हैं और इस समय स्क्वाड्रन लीडर की रैंक में काम कर रहे हैं। दोनों इंजीनियर्स हैं। आप स्कूली बच्चों को डिफेंस सर्विस ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट भी करते हैं, क्योंकि आप कई वर्षों तक लखनऊ सैनिक स्कूल में प्रिंसिपल भी रहे हैं जी। तो बताइए कि किस तरह से आपने मोटिवेट करते हैं और कोई बच्चा जो मोटिवेट होकर काफी ऊंची पोस्ट पर अब तक पहुंचा हो, किसी ऐसे बच्चे के बारे में भी आप प्लीज बताइए। मैडम, सैनिक स्कूल लखनऊ के जो बच्चे हैं वो तो लेफ्टिनेंट जनरल और उससे इक्विवेलेंट रैंक तक पहुंचे हुए हैं। तो काफ़ी सैनिक स्कूल्स ने भारतीय सेनाओं को बहुत अच्छे विद्यार्थी दिए हैं, अच्छी पोस्ट पर पहुंचे हैं। मेरे टेन्योर में भी काफ़ी सारे बच्चे सेलेक्ट हुए और मुझे जो मैंने सैनिक स्कूल में सीखा था, मुझे ऐसा लगा कि जो भी कुछ मैंने वहाँ सीखा है इसको मैं और लोगों तक पहुँचाऊँ। तो ये मैंने सोचा था कि जिस किसी ने NDA का एग्ज़ाम दिया है और उसने पास किया है तो उनको SSB इंटरव्यू की मैं तैयारी कराऊँ और वो मैं कराता रहता हूँ। बेसिकली राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण की रिक्वायरमेंट है और हम उन बच्चों को लीडरशिप क्वालिटीज़ किस तरीके से इनकलकेट करते हैं, डेवलप करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। ग्रेजुअली जो ट्रेनेबल क्वालिटीज़ होती हैं उनमें वो डेवलप करते हैं अपने आप को और बड़े अच्छे परिणाम आते हैं। कुछ बच्चे जो NDA में सेलेक्ट नहीं भी हो पाते, लेकिन अगर वो SSB की तैयारी करते हैं और SSB का इंटरव्यू भी देकर आते हैं तो वो अपने आप को एक बेहतर नागरिक पाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर उस 5 दिन के स्टे में इतना कुछ सीख कर आते हैं तो उनके जीवन में बहुत उपयोगी होता है। सैनिक स्कूल में किस तरह से एडमिशन हो सकता है? क्या वो बच्चा एलिजिबल है एडमिशन के लिए? क्या क्राइटेरिया होता है? मैडम, सैनिक स्कूल के लिए ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है
और एक RIMC होता है, उसके लिए भी ऑल इंडिया एग्ज़ाम होता है। तो जिस किसी को सैनिक स्कूल में एडमिट होना है उनको समय से उस ऑल इंडिया एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि सैनिक स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका प्राइमरी एम होता है NDA के थ्रू भारतीय सेनाओं में ऑफिसर बनना। तो NDA के हिसाब से जो उनकी आयु सीमा है, उन बच्चों को भी उसी आयु सीमा में ही एडमिशन लेना होता है, क्योंकि अगर वो उस आयु सीमा में नहीं होंगे और सैनिक स्कूल में पढ़ेंगे और अगर वो आयु से बड़े हो गए तो वो NDA में नहीं जा पाएंगे, तो उनकी पढ़ाई बेकार हो जाएगी। तो ये सारे क्राइटेरिया अगर पूरे करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करें, अच्छे से मेहनत करें, सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो जाएंगे। तो एब्सोल्युटली टेस्ट बेसिस पर ही एडमिशन पॉसिबल है जी, टेस्ट होते हैं, हाँ, डिस्क्रिप्शन नहीं है, डिस्क्रिप्शन नहीं है, टेस्ट होते हैं, मेडिकल होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं और उसके बाद करते हैं, क्योंकि अल्टीमेट एम जो है वो यही है कि उनको आगे चल के सेनाओं में अफसर बनना है। तो हम इसमें शुरू में ही किसी तरीके का किसी के प्रति एक्स्ट्रा नरमी दिखाएं तो वो उसको नुकसान ही देगी। प्रिविलेज्ड नहीं, इसमें कोई प्रिविलेज, किसी तरीके का कोई प्रिविलेज। दोस्तों, तो आइए बात करते हैं ECHS पॉलीक्लिनिक, जो कि एक्स आर्मी पर्सनेल्स के लिए बना हुआ है, और उसके मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर VP सिंह साहब से। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो हमारे एक्स आर्मी पर्सनेल्स हैं वो देश की सेवा करते हैं और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आपके पॉलीक्लिनिक में इलाज के लिए आते हैं। तो उन्होंने देश की सेवा की और उन देश के जाबाज सैनिकों और सेवकों की सेवा आप कर रहे हैं, तो आपको कैसा फील होता है? मेरे पिछले करीब 35 साल की नौकरी में सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थी मेरी, जिसमें मैं चीफ मेडिकल ऑफिसर था, और अलग अलग स्टेट में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थी, महाराष्ट्र हुआ, राजस्थान हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, ये सब एरियाज को मैंने कवर किया है, और इनकी प्रॉब्लम्स को और इनकी डिफिकल्टी जितनी भी आती हैं उन सबको मैंने बहुत करीब से महसूस किया है। रिटायरमेंट मेरा 2017 में हुआ था आगरा से, मैं CMO आगरा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे ज्वाइन ही इसीलिए किया कि मैं इन लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, जिन्होंने कंट्री के लिए इतना किया है, अपने अच्छे पीरियड को इन्होंने हम सबके लिए दिया है, तो मेरा ये भी एक फर्ज बनता है कि मैं इनको इन बदला कुछ दे पाऊँ। नंबर 1, अगर हम ECHS की फैसिलिटी के बारे में बात करें, इट इज वंडरफुल। इससे अच्छा कुछ तो हो ही नहीं सकता। गवर्नमेंट की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे CGHS की बात करें, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की बात करें, या जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हॉस्पिटल्स हैं उसकी बात करें, ये है तो पॉलीक्लिनिक, लेकिन पॉलीक्लिनिक के लेवल के हिसाब से इससे अच्छी सुविधा कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है और है भी नहीं। यहाँ पे इनको सारी दवाइयाँ मिलती हैं, जो भी रेफर उनको हम करते हैं जब कोई ज़्यादा किसी को क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारे देश के सारे अच्छे हॉस्पिटल जितने भी हैं, जैसे फोर्टिस हो गया, कैलाश हो गया, जितने भी आप नाम लीजिए किसी का, अपोलो हो गया, रेफरल रिसर्च सेंटर हो गया, सारे के सारे हॉस्पिटल्स हमारी लिस्ट में हैं, और 2 मिनट के अंदर हम जब लगता है कि इनको जरूरत है हम लोग रेफर कर देते हैं, उनकी परेशानियों को देखते हैं। बॉर्डर के वॉरियर हैं और आप यहाँ देश के अंदर उनके वॉरियर हैं। इसके अलावा कोरोना टाइम था, कोरोना टाइम में सब लोग डरे हुए थे, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हैं, जो जितना करती हैं, कहते हैं कितना करती हैं, क्या करती हैं तो पता नहीं, लेकिन हम लोगों ने जो किया, हमने इनके घर पे भी हम गए, जो भी आप किसी से पता करिए, हमने इनको हर तरह से जो भी ट्रीटमेंट होता है, जो सुविधा होती है, हर तरह से इनको हमने प्रोवाइड किया। कोरोना वॉरियर के रूप में भी आपने इनके साथ इस तरह से और प्यार से और मिलकर इनको जिस तरह से ट्रीटमेंट दिया है, इनके सारे ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज को पूरा महसूस किया है, एंड कई बार मुझे बुला के उन्होंने सम्मानित भी किया है। हालांकि अब इस उम्र पे किसी सम्मान का तो मैं मोहताज नहीं हूँ, ना आवश्यकता है, लेकिन ये है अपनी सेटिस्फेक्शन जो होता है, जो कॉन्शियस होती है। मेरी नौकरी का मतलब भी ये है कि सवेरे उठ के मैं कुछ न कुछ काम करता रहूं और अच्छा काम करता रहूं, और इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो आइए बात करते हैं सर, पहले आप अपना नाम बताइए। मैं एक सूबेदार
DPS तोमर आर्मड फोर्सेस से हूँ, जिसमें टैंक्स वगैरह होते हैं। मैंने कारगिल्स का भी ये देखा है। मैं उस समय अहमदनगर ट्रेनिंग स्कूल में था, ऑफिसर्स का वाईओज इंस्ट्रक्टर था, और उस समय मैंने सारी चीज़ों को जब किया, जब हमारे को रेजिमेंट से आदेश मिला कि आप लोग साहब कारगिल में आपकी युद्ध चल रहा है, आप लोगों को कुछ लोगों को वहाँ पे बुलाया गया है इंस्ट्रक्टरशिप के लिए, उनको गाइडेंस भी करना है और आगे देश को बचाने के लिए अम्युनिशंस और जितनी भी सुविधा उनके लिए राशन पानी से लेके उनकी सुविधा करानी है। और साथ ही आपकी बटालियन अगर वहाँ पे पहुँचती है तो आपने आमने सामने का युद्ध करना है। हमने वही कार्रवाई करी और हम वहाँ पे पहुँचे। पहुँचने के बाद में युद्ध कई दिन तक चलता रहा। उस समय प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी थे और उन्होंने लास्ट एक शब्द बोला था कि भाई अपने देश की मिट्टी अपने देश में ही रहनी चाहिए, आगे नहीं जानी चाहिए। मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ और दोस्तों आज ये समय आ गया है कुर्बानी देने का। आज तक हमने आपको सारी सुविधाएं दी हैं जो गवर्नमेंट सी हैं, चाहे मेडिकल की हो, चाहे घर साइड से हो या विधवा विडोज की हो, लेकिन आज आपको अपना कर्तव्य दिखाने का समय आ चुका है, बलिदान देने का आपका समय आ चुका है। तो सेना ने बड़े जोश और तेज के साथ वही कार्रवाई किया। ऑफिसर्स हमारे पास ऑलरेडी कम रहते हैं हमेशा। ऑफिसर्स की हमने वहाँ भी ये की कि हमारे इंडियन आर्मी में कुछ एक ऑफिसर्स की पोस्ट और बढ़ाई जाए ताकि हम अच्छी गाइड से अच्छी लीड कर सकें और युद्ध की विजय हो। जय हिंद। सर, आप कुछ अपनी यादगार जो भी आप सेना में रहे हैं कुछ हमसे शेयर कीजिए। जी, मैंने 32 साल एज सूबेदार मेजर हेडक्लर का और मैग्नाइज्ड इन्फेंट्री में मेरा रेजिमेंट था जो अहमदनगर में है। तो एज ए ऑफिशियल मैंने काम किया है। तो जहाँ जहाँ हमको अपने कार्य के लिए भेजा गया है, चाहे वो युद्ध क्षेत्र हो चाहे ऑफिशियल वर्क हो, हर जगह हम जो है अपने गए हैं। तो 87 में हमने श्रीलंका में भी गए थे, जहाँ हमारा IPKF इंडियन क्रिकेट फोर्स जो राजीव गांधी जी थे उस टाइम जो है प्रधानमंत्री, उन्होंने भेजा था। वहाँ हमने जो है अपना जो भी जिस कार्य के लिए भेजा गया था वो हमने अपनी सफलतापूर्वक हमारी इंडियन आर्मी वहाँ से वापस आई और काफ़ी हमारा वहाँ पर लॉस हुआ था। बहुत कुछ लॉस हुआ जो हमने शायद 71 की युद्ध में भी नहीं किया है, इतना लॉस जो हमारा वहाँ पर श्रीलंका के अंदर हुआ था। तो सब चीज़ों को देखते हुए इंडियन आर्मी का जो आज की डेट में हमारा जो मोरल है बहुत हाई है और होना चाहिए। जो हमारी सुख सुविधाएँ हैं, सब सुविधाएँ हमने दे रखी हैं आर्मी के अंदर। आज की जो नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, बहुत अच्छा, मतलब हम ज़्यादा पॉलिटिकल न करके राजनीति में जा करके हम यही कहेंगे कि जो आज हमारा देश की तरक्की कर रहा है, शायद अगर प्रधानमंत्री जी मोदी रहे तो हमको ऐसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता है, तो आगे भी हमारा जो है अप रहे। आप में से कोई अग्निपथ योजना के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अग्निपथ योजना बहुत अच्छी है जी। क्यों है? क्योंकि पहले हमारी इंडियन आर्मी में जो इनरोलमेंट होता था कि जो एक बार इनरोलमेंट हो गए उसके बाद हम करें या न करें 15 साल तक के लिए हमारा फिक्स है। अभी क्या है, उनके लिए एक स्टेप और दे दिया है कि 4 साल जो दिया है टाइमिंग, उसमें अच्छी तरीक़ा से सीखो और जो परफॉर्मेंस दिखाएगा वो रहेगा 25% में, जो नहीं दिखाएगा वो बाहर आ जाएगा, उनमें फिर दोबारा रीटेस्ट होगा। यानी तो अच्छी चीज़ है। आर्मी की वर्दी में आप कैसा महसूस करते रहे और अब आपको कैसा लग रहा है? मैं सूबेदार SK सिंह 30 साल सेना में नौकरी करके आया हूँ। कारगिल युद्ध के दौरान मेरी तैनाती पंजाब में थी, खेम सेक्टर। तो वहाँ पे हम तकरीबन 1 साल तक रहे थे और कारगिल में 94 से लेकर के 96 तक तैनाती रही मेरी कारगिल में। मेन कारगिल पूरी पहाड़ियाँ जहाँ पर युद्ध हुआ है कारगिल का, वो सब पहाड़ियों में जा करके देखा हुआ है। दोस्तों पे हम 3 महीने के लिए तैनाती होती थी, बाकी मेन उसमें रहती थी। कैसा मौसम रहता था? मौसम वहाँ पे मैम इतना क्रिटिकल ऑक्सीजन की कमी है। आप पहाड़ पर चढ़ेंगे, कितना भी 20 साल 25 साल का जवान हो, प्रॉब्लम होगी उसको चढ़ने में। ऑक्सीजन की कमी है जी जी। और बहुत खड़ी चढ़ाइयाँ हैं वहाँ पर, दुर्गम पहाड़ियाँ हैं। तो मौसम माइनस चलता है। वहाँ के बारे में हमने फेस किया है, जो चीज़ हम जानते हैं, बाकी जो वहाँ नहीं गया वो उसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। ऐसा इलाका है। सर, आप कुछ कहेंगे? तो सन 85 में आ गए थे, सन 71 बार में गए थे। तो उधर गए थे बांग्लादेश में,
जी। जब मुक्ति वाहिनी वगैरह का नाम होता था, लड़ाई तो हमारी थी। बाकी विजय प्राप्त की थी वहीं पे, दिल्ली के पास पहुँच गए थे। उसके बाद रिटायरमेंट में आए हम सन 85 में। बाकी दोबारा वगैरह सब मिल रहा है। आप खुश हैं रिटायरमेंट के बाद भी आपको सुविधाएं दे रही है सरकार? आप बताइए कि रिटायरमेंट के बाद जो सरकार जो आपको सुविधाएं दे रही है, क्या उससे सेटिस्फाइड हैं या कुछ और अधिक सुविधाएं आपको? कोई आदमी सेटिस्फाई नहीं बोल सकता। हर आदमी चाहिए कि मुझे और ज़्यादा मिले, और ज़्यादा मिले। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट एक के पास इतने reasonable होके रिसोर्सेज और भी तो ज़्यादा और ज़्यादा गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए ताकि जी। जो हमारी डिमांड है वो हम्म, पूरी की पूरी फुलफिल हो जाए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी एज टू हाउ कुछ और दोरा बेनिफिट मिले एज ए सर्विसमैन तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा फील होगा। जी जी बिकॉज वी हैव गिवन आवर लाइफ फॉर द नेशन जी। एज ए यंग एज, so we require some more. मोर फैसिलिटीज। देखिए, जो आपने अपने गोल्डन ईयर्स दिए हैं उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, क्योंकि जो देश प्रेम का जो जज्बा होगा उसी की वजह से आपने ये आर्मी ज्वाइन की। आप भी आर्मी में रह चुके हैं। पहले तो अपना नाम बताइए और ये बताइए, क्या आप अपने परिवार के लिए और कुछ सुविधाएं चाहते हैं? जैसे कि परिवार के अपने बच्चों को यदि आर्मी में भेजें तो क्या आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, कोई फैसिलिटी मिलती है आपको? देखिए, एक्स्ट्रा मार्क थोड़ा बहुत 19-20 का ही आजकल, पहले तो कुछ होता था, लेकिन आजकल हमारे बच्चों को काफ़ी कम फैसिलिटी मिल पाती है जाने के लिए। सबके लिए आजकल इक्वल किया हुआ है कि जिसके अंदर ताकत है वही जाएगा। लेकिन हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को थोड़े से एडवांस ही मिले। हमारे बच्चों के सैनिक स्कूल हमारे उत्तर प्रदेश में थोड़े कम हैं, जी, जी। मिलिट्री स्कूल तो है ही नहीं। तो उस हिसाब से थोड़ा सा हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए थोड़ा सा और अच्छा डेवलप मिले तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, आइए मिलवाते हैं आपको इंडियन आर्मी के एक और एक्स सर्विसमैन से जो कि पीस कीपिंग फोर्स में थे। सर, आप अपना परिचय दें और बताएं कितने वर्षों तक रहे और आपका क्या अनुभव रहा इंडियन आर्मी में? जी मैम, मैं एक्चुअली मैं पैरा से हूँ, पैरा कमांडो पैरा ट्रूपर हूँ। और मैं उस समय जब मैं पीस कीपिंग के लिए गया था तो मैं आगरा से गया था। इसमें जो पहले तो जो कमांडो में जब जाते हैं इसमें वॉलंटरी जाते हैं, किसी का कोई फोर्स नहीं रहता कि तुम पैरा करो या तुम पैरा ट्रूपर बनो। और उसके बाद में जब पीस कीपिंग के लिए या और भी एनएसजी हो गई या और भी उसमें तो जो हमारी एक तो कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। उसके बाद में ऐसे मौके आते हैं जो कि अदर सोल्जर से, एक पैरा वाले सोल्जर को काफ़ी सारी चीज़ों में अलग कर देता है। और उसके बाद में फिर मैंने फिजिकली और वैसी एक्टिविटीज़ करके जो अपना उसमें दिया पीस कीपिंग के लिए मेरा नंबर पड़ा, वहाँ गया, दिल्ली में रहे। दिल्ली में 2 से 4 महीने के तकरीबन लग जाता है मेडिकली और वो सुविधा होती है। और जब हम साउथ सूडान पहुंचे तो वहाँ पर पहले से ही एक सेटलमेंट रहता है। दूसरे देश के आर्मी मैन से भी मिले आप? जी मैम। तो उनके विषय में उनका रवैया आपके प्रति कैसा था? क्या वो प्यार से आपके साथ बिहेव करते थे या एक देश अलग होने का एक डिफरेंस वहाँ पे दिखाई देता था? जी, वो तो मैं एक्चुअली जो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है वो अपने आप को साबित तो करेगा कि मेरा देश ठीक है। जी। लेकिन जब हमारी जो यहाँ की जो मैं स्पेशलिटी रही है कि हम इंडिया वाले इंडियन तो आर्मी। ये कौन से देश की बात है, कहाँ पर आप रहे? जी मैम, मैं उस समय साउथ सूडान में गया था। साउथ सूडान में। तो हमें तो यहीं से सिखाया जाता है क्योंकि हमारे अंदर ही एक देशभक्ति जन्म से ही है कि भाई हमें अपने देश का बहुत ज्यादा फैमिलियर आप हो नहीं सकते जी, क्योंकि जी। आपकी कोई चीज लीक ना हो जाए, तो वो भी एक नहीं, वैसे तो वहाँ पे हम उसके हिसाब से रहते हैं ताकि उनको भी वही सम्मान है, हम एक दूसरे बातें भी करते हैं, साथ में रहना सहना रहता है। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं करते हैं ताकि हमें हमारी एक तो छवि को नुकसान पहुंचे, दूसरा इंडियन आर्मी को। और उससे बड़ी बात है कि हम अपने देश की छवि को वहाँ बनाने गए हैं, न कि कोई ऐसी बात। और वहाँ पर सोल्जर से लेकर के और जो भी हमारे OIC अफसर साहब वगैरह सभी होते हैं, उनका एक ही मोटो रहता है कि हम यहाँ पर आकर के अपने देश की छवि, अपनी सेना की छवि और यूनाइटेड नेशन की छवि को बनाए रखें, ताकि यहाँ की जो जनता है वो और भी यहाँ से पढ़ लिख के लोग बाहर जाएंगे और उनके दिमाग में क्या फर्क पड़ेगा तो वो बताएं कि उस दौरान हमारे यहाँ इंडियन आर्मी आई हुई थी और हमें
इस तरीके से हेल्प करती थी। वहाँ पे हमारे जैसे मैसेज वगैरह होते हैं, जो लोकल लेडीज वगैरह ज़्यादातर है वहाँ काम करती हैं, बच्चे भी उनके साथ आते थे काम करने के लिए। तो खाने का वैसे जो भी मतलब हेल्प मिलती थी वो एक दायरे में रह करके। जैसा आपने बताया कि आप तो मल्टीपर्पज बंदे हैं, बहुत सारे काम आप लोगों के करा रहे हैं, तो ये भी जन सेवा है, देश सेवा है। धन्यवाद। थैंक यू मैम।